हेलो दोस्तों। प्रीलिम्स की जो पड़ाव था उससे आप लोग बाहर निकल चुके हैं। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और सोच रहे होंगे कि बस मैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा मेंस की तैयारी में लग जाऊं। मेरा जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं उनसे ज़्यादा ज़रूरी उन बच्चों से कहना है जिनको ये लग रहा है कि उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो अब हम मेंस क्यों पढ़ें। देखिए, चाहे इस बार मेंस लिखें, चाहे आप अगली बार लिखें या उससे अगली बार लिखें, ये सफ़र लंबा भी हो सकता है। अल्टीमेटली तो आपको मेंस लिखना ही है, मेंस की तैयारी करनी ही है, मेंस को तैयार करके रखना ही है। आप जिस भी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलेंगे और अच्छी रैंक वाले से मिलेंगे, वो बताएगा आपको कि मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करने से पहले, डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की तैयारी करने से पहले मैं मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कर चुका था, मैं मेंस के हिसाब से नोट्स बना चुका था और फिर मैं प्रीलिम्स दे रहा था। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4 बार 5 बार भी प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं और एक बार प्रीलिम्स पास हुआ और फिर फौरन फिर फाइनल सिलेक्शन लेकर ही निकलते हैं, क्योंकि वो मेंस की तैयारी कर चुके होते हैं। तो आपको भी यही करना है कि देखिए, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आरओ एआरओ का एग्जाम देना होगा, तो उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है। लेकिन उसके अलावा जो बच्चे हैं, आपको पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ ये मानकर चलना है कि मेरा भी मेंस है। क्या मानकर चलना है कि मेरा भी मेंस है, और इस मानसिकता के साथ आप अगर चलेंगे तो आप एक सही एक टाइम के अंदर आप अपनी मेंस की तैयारी कर लेंगे और फिर आप अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में पाएंगे। अदरवाइज ऐसा होता है कि आप पूरे साल तो निकाल देते हैं प्रीलिम्स पर और फिर प्रीलिम्स के बाद रहते हैं कुछ कंफ्यूजन में, और जब आपका रिजल्ट आता है तो मिलते हैं 2 मैक्सिमम 2.5 महीना। उस टाइम में सिर्फ आप यही सोचते रह जाते हैं कि हम पढ़े क्या और कहाँ से पढ़ें। आंसर राइटिंग तो की ही नहीं है, एस्से का तो पता ही नहीं है, और सोचते सोचते एग्जाम आ जाता है। अब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो ऑब्वियसली आप मेंस देंगे ही, लेकिन मेंस वो होगा आपका फॉर्मेलिटी के तौर पर। तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चाहे आपका प्रीलिम्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप डेडिकेशन के साथ मेंस की तैयारी में लग जाइए। ये मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है। हम आज की इस वीडियो में, ये हमारी पढ़ाई ऐसा नहीं है कि आज मैं कुछ पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आज बेसिकली हम सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि यूपीपीसीएस जो मेंस है उसका क्या तरीका है, क्या पैटर्न है, कौन कौन से पेपर हैं और किस पेपर में क्या सोर्स को फॉलो किया जाए। बस इतनी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मुझे पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस की डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए, देखिए, हंसने वाली तो चीज है नहीं, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही बेहतरीन शेर है ये, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से वो बच्चे जो थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं उनको जरूर ये कुछ हेल्प करेगा। शेर है फैज अहमद का और बेसिकली है, ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। खेती के कोनों खुदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सींचो अश्कों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर एक बार उजड़ना है। इस बार फसल पकी तो भर पाया, नहीं तो जब तक यही कुछ करना है। बेसिकली इस शेर में यही कहा गया है कि आपको जो है ना, उम्मीद तो करनी है बेस्ट की, लेकिन फेलियर के साथ साथ, मतलब चैलेंज के तौर पर लेना है। ठीक है, आपके प्रीलिम्स में मार्क्स ठीक नहीं आ रहे, आपको बिल्कुल है, ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, गई गारत तो गई, लेकिन अब उसको जो है ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।
सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। अब शायर अगली लाइन में कह रहा है कि वो बेकार हो गई, वो चली गई है ना। खेती के कोनों खुदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो। लहू की खाद मतलब अब जी जान लगा दीजिए उसमें, मेहनत में। फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सींचो अश्कों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो। अपने जी जान लगा दीजिए और आप आगे के बारे में सोचिए। पीछे जो होना था वो हो गया, फिर अगली रुत की फिक्र करो। फिर जब एक बार उजड़ना है, जब फिर एक बार उजड़ना है, ये भी दिमाग में रखिए। ऐसा नहीं है कि इस बार मेहनत कर रहा हूं तो इस बार सब फाइनल ही है। होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो फिर एक बार उजड़ना है। इस एक फसल पकी तो भर पाया, जब तक तो यही कुछ करना है। अगर फसल पक गई, एग्जाम हो गया, सिलेक्शन हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो लगना तो इसी चीज में है। तो यही था बस आज का ये शेर। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कुछ हद तक आपके मोटिवेशन को बूस्ट करेगा, अपलिफ्ट करेगा। और सबसे जो ज्यादा बूस्ट आपको करेगा ना, अपलिफ्ट करेगा, वो है आपका खुद से सवाल कि मैं इस तैयारी में क्यों हूं। वाई आई एम इन दिस प्रिपरेशन, मैं प्रिपेयर क्यों कर रहा हूं। जब भी मोटिवेशन आपका डाउन होना, अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से ये सवाल पूछ लेना कि मैं आया क्यों था यहां पर। ठीक है, तो चलिए यूपीपीसीएस मेंस। अब देखिए इसमें जो है ना बेसिकली 8 पेपर होते हैं। अब से पहले यानी कि 2023 से पहले ऑप्शनल के भी होते थे 2 पेपर। ऑप्शनल में बहुत सारी डिमांड थी, बहुत सारे उसके लेकर इशू थे। उसके लिए बहुत टाइम से एक कोशिश चल रही थी कि उसको हटवाया जाए, और वो हटा भी, क्योंकि उससे पैरिटी, समानता नहीं हो रही थी। तो उसको हटाया गया और फिर यूपी स्पेशल 2 पेपर लेकर आए। पहला है जनरल हिंदी, दूसरा एस्से निबंध, तीसरा जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के 6 पेपर हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। पहले देखते हैं जो जनरल हिंदी है वो 150 नंबर का है और एस्से भी 150 का है। बच्चे बेसिकली ये कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि यूपीएससी देते हैं वहां पर हिंदी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 33% आपको लाने हैं। यहाँ पर हिंदी जो है ना वो क्वालिफाइंग नहीं है, ये कंपलसरी पेपर है। इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे, हिंदी के मार्क्स जुड़ेंगे आपके। ऐसे जो है वो 150 नंबर का होता है और इसमें 3 ऐसे होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। डिटेल में हम आगे देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं। 150 नंबर का होता है, इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं इसको। फिर है आपका जनरल स्टडीज के 6 पेपर हैं। जनरल स्टडीज के 6 पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे है, अभी हम उस चीज को ध्यान से देखते हैं। ये आपका 150 नंबर के हो गए। और आपके उसके बाद जो है जो जनरल स्टडीज है ये आपके कितने नंबर के हैं, 200 200 200 के होते हैं। तो आपका 1500 मार्क्स का आपका होता है रिटन और 100 नंबर का होता है आपका क्या, इंटरव्यू। इंटरव्यू कह दीजिए या फिर पर्सनालिटी टेस्ट। बेसिकली इंटरव्यू होता है नॉलेज टेस्ट के लिए और पर्सनालिटी होता है आपके व्यक्तित्व को पहचानने के लिए। तो ये जो टेस्ट होता है इसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। ये 100 नंबर का है और इसमें हम अब आगे डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। टाइमिंग है, बहुत सिंपल सी चीजें यहाँ बताई गई हैं। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। पहली शिफ्ट होती है 9:30 से 12:30, फिर दूसरी होती है 2 से 5। और यहाँ पर कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सच मिनिमम मार्क्स। जनरल हिंदी में जो है कमीशन जो है वो एक मिनिमम मार्क्स भी सेट कर सकती है कि आपको मिनिमम इतने तो लेकर ही आने हैं, तो ही फिर आपके पेपर आगे वाले चेक होंगे और इसके मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, इंटरव्यू, टोटल मार्क्स 100, तो टोटल 1600 में से आपका सिलेक्शन होता है। अब हम देखते हैं जनरल हिंदी को। देखिए खास करके जो यूपी
कि बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको लिए तो लगेगा बहुत आसान चीज, लेकिन जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे या जो बच्चे दूसरे स्टेट के थे और उनको इस बार यूपी पीसीएस में जो इतनी ज्यादा वैकेंसी थी उसको देखकर वो आकर्षित हुए और उन्होंने यहाँ फॉर्म भरा और वो अपीयर हुए और उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो हिंदी को किस तरह से, पहले तो हम देखते हैं हिंदी का सिलेबस और फिर मैं बताऊंगा वो किस तरह से इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। दिए हुए गद्य खंड का अवबोध व प्रश्नोत्तर। बेसिकली आप इस चीज को ऐसे समझिए, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है, जो आपका पैसेज होता है, पैसेज को पढ़कर जो अनसीन पैसेज आप पहले पढ़ते थे, ये बेसिकली उस टाइप से है। एक पैराग्राफ आपको दिया होगा, आपको उसे पढ़ना है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। कुछ पर्टिकुलर एक लाइन होती है जिसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है कि आप इस लाइन से क्या समझे हैं, उसको आप डिटेल में डिफाइन कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है इस पैसेज से। एक है संक्षेपण। संक्षेपण को इंग्लिश में कहें तो प्रेसिज राइटिंग, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल 100 वर्ड के किसी एक पैराग्राफ को पढ़ा, अब आप उसको 1/3 में अपनी भाषा में और सरल भाषा में कहने की कोशिश करेंगे। मतलब यानी कि जो आपका 100 वर्ड में जो बात कही गई है उसी बात को आप कम शब्दों में दूसरे तरह से अपनी तरह से व्यक्त करेंगे, तो वो है आपका संक्षेपण। दो चीजें हो गई। इसके बाद एक आता है सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार, कार्यालयादेश, अधिसूचना, परिपत्र। ये बेसिकली जितना आपको लग रहा है, इसमें क्या होता है, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, ऑफिस में कम्युनिकेशन होता है, उसके रिगार्डिंग है कि किस तरह से एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से बात करता है, या एक अधिकारी जैसे अधिकारी को आम जनता के पास इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, या फिर दो अधिकारियों में ऑफिशियल ना होके अनऑफिशियली कम्युनिकेशन करना है, तो किस तरह से करते हैं उसका एक डिटेल्ड एक फिक्स्ड परफॉर्मा है, फॉर्मेट है। तो उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप ये तैयार करेंगे। इसमें कई बार तो पूछ लेता है कि सरकारी जो पत्र है उसको डिफाइन कीजिए, कई बार इनका डिफरेंस पूछ लेगा, कई बार इनसे पूछेगा कि इसका प्रारूप दीजिए यानी कि एग्जाम्पल दीजिए, कई बार पूछ लेगा कि आप एक लिखकर दिखाइए, फॉर्मेट पूछ लेगा, लिखकर पूछ लेगा, या फिर आपसे डिफरेंसेस पूछ लेगा, डेफिनेशन पूछ लेगा, वो उसकी मर्जी है। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ रिपीट बहुत होते हैं, 5 हैं, हर बार उसमें से 2 आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस बार 2 आ गए तो हमें अगले साल के लिए वो 2 नहीं पढ़ने हैं, वो उसमें से भी रिपीट कर सकता है, कोई 2 जरूर आते हैं इसमें से। एक है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। इसमें ये है बहुत ही इजी उन लोगों के लिए जिनके पास एक स्ट्रेटजी है, टफ उनके लिए जिनके पास किताब है, जिन्होंने किताब उठा ली है और बस ये है कि किसी तरह से सारे के सारे जो उपसर्ग प्रत्यय रट डालो, सारे विलोम शब्द पढ़ डालो, सारे वाक्यांश जिनके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है उसको रट डालो, सारे वाक्य जो शुद्धनी है, वाक्य वर्तनी है, वाक्य शुद्धि है, या फिर लोकोक्तियां मुहावरे है, ये चीजें बस इतनी ही लिमिटेड चीजें आपको करनी है। इसके लिए जो रामबाण है, देखिए ये जो है आपका सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, इसके लिए हमारे ग्रुप पर एक पीडीएफ शेयर कर दी गई है जिसमें पहले बताया गया है कि ये पत्र क्या है, उसकी डेफिनेशन, फिर उसका एक प्रारूप यानी कि उसका फॉर्मेट, और फिर उसका एग्जाम्पल। तो आप उस पीडीएफ को ले लीजिए और उसका प्रिंट आउट कराना चाहे प्रिंट आउट कराइए, चाहे अपने हाथ से नोट्स बनाना चाहे नोट्स बना लिए, उसको रटना ही है, आपको रटना ही है, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। ठीक, उतने में आपका काम हो जाएगा। चाहे तो अब आप उसके लिए 200 पेज की किताब ले लीजिए, वहां से भी उतना ही काम होगा, और इस छोटी सी पीडीएफ है उससे भी उतना ही काम होगा, बल्कि टाइम बचेगा तो आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर है आपका उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। देखिए बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं। मेरा एक आंसर हो सकता है कि आप ये वाली किताब ले लीजिए, आप ये वाली किताब ले लीजिए,
वो आपको नहीं करना है। सबसे बेहतर इसके लिए है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व्ड हैं वो लीजिए, जिसमें कम से कम 20 साल के सॉल्व्ड पेपर हो। जब आप ये 20 साल के सॉल्व्ड पेपर लेंगे, अपनी एक अलग से नोटबुक बनाइए और उसमें उपसर्ग लिखना स्टार्ट कीजिए। आप देखोगे फॉर एग्जांपल 2023 में जो उपसर्ग आए हैं, 2022 में से कोई एक जरूर रिपीट हुआ होगा। जब आप 2021 में पहुंचेंगे, देखेंगे कम से कम 2 रिपीट हुए हैं, 2 से 3। जब आप इस तरह से 5 साल कर लेंगे ना, एक अच्छा खासा रिपीटेशन हो जाएगा। 10 साल कर लेंगे अगर आप, तो मोर देन 70% रिपीटेशन हो जाएगा। और अगर आपने 20 साल के कर लिए, तो आप यकीन मानिए लगभग 90 to 95% आपको रिपीटेशन मिल जाएगा। इससे कम और इतनी ज्यादा एक्यूरेसी के लिए अगर आपको कहीं और कुछ मिले तो आप उसे कर लीजिए। ये मेरा मैसेज उन बच्चों के लिए है जो नए हैं, जो हिंदी को लेकर डरे हुए हैं। बस आप इतना कर लीजिए, मैं यकीन से कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे आप दुआ देंगे। बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप इस चीज को करके देखिए। बस बहुत ज्यादा नहीं करना, पहले मिनिमम इसको कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है इतना कर लीजिए। आपका दिल ना भरे तो आप और भी चीज कर लीजिएगा। कोई और किताब का नाम पूछेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा। फिलहाल एक प्रीवियस ईयर किताब जो सोल्ड हो जिसमें पेपर, उसको ले लीजिए और इतना कर लीजिए। ये यहां से लेके यहां तक के लिए सब कुछ यही है। लगभग 75 मार्क्स ये है, 75 ये है। आप एक और चीज कीजिए, खास करके वो बच्चे जो मतलब जिनको हिंदी का बहुत टाइम से एक्सपीरियंस नहीं है, वो लिखकर जरूर देखें। आपको लगेगा कि आपने पढ़ सब लिया है, लेकिन जब आप वहां लिखेंगे, महत्वाकांक्षी लिखकर दिखाइए। आपका इवन वाक्य वर्तनी जो है, जो शुद्धि है, उसमें बड़ा ये होगा। तो आप क्या कीजिए, नॉर्मली डेली एक पैराग्राफ लीजिए न्यूज़पेपर से और उसे बस ऐसे पढ़िए और फिर पढ़ के लिख लीजिए। इससे आपके कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी ठीक हो जाएंगी, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, और कुछ आपको सेंटेंसेस भी बनाने आएंगे और कुछ स्पेलिंग भी याद होंगी। तो ये रहा हिंदी का। इससे अगर शॉर्ट में आपको कुछ और मिले तो प्लीज मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है फिर मैं आगे किसी और बच्चे को बताऊं तो उसका फायदा हो उसमें। इससे ज्यादा नहीं कीजिएगा, इतना जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। फिर बाकी आपका दिल करे वो आपकी मर्जी है। फिर है ऐसे। ऐसे जो है ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 3 ऐसे होते हैं, 50-50 नंबर के 150 मार्क्स का ऐसे का पेपर होता है। पहला जो सेक्शन है उसमें होता है लिटरेचर यानी कि साहित्य और कल्चर, दूसरा सोशल स्फेयर, तीसरा पॉलिटिकल। सेक्शन बी में साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या ट्रेड। और जो सेक्शन सी है इसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, यानी कि कोई गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जैसे कि आपसे पहले पूछा गया था फसल बीमा योजना के ऊपर या फिर प्रधानमंत्री किसान योजना के ऊपर पूछ सकता है। डायरेक्ट एक स्कीम दे देगा, आप लिखिए उसके ऊपर। कोई एक इवेंट दे देगा, आप लिखिए उसके ऊपर। यहाँ खास करके वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको यूपीपीसीएस में पहली बार या बिल्कुल नया है उनके लिए, तो वो ये माने कि जो यूपीएससी में ऐसे है, यूपीएससी में जो ऐसे होता है वो 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखना होता है, 1000 से 1200 में। और यहाँ 2 ऐसे लिखने होते हैं यूपीएससी में। यूपीपीसीएस में आपके 3 ऐसे लिखने होते हैं, तो ऑब्वियसली वर्ड लिमिट कम हो जाएगी। तो यहाँ है 700 to 800 वर्ड लिमिट, यानी कि 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं। 700 to 800 वर्ड्स लिमिट होती है। अब क्या चैलेंज है ना, यहाँ पर जो थोड़ा सा चैलेंज है, जब आप ऐसे लिखते हैं उसमें अलग अलग डायमेंशन बनाते हैं, तो जब आप 1200 वर्ड में लिख रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल डायमेंशन है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए भी आपके पास वर्ड्स हैं। लेकिन जब आपको उतने ही डायमेंशन 700 वर्ड्स में लिखनी है तो आपको अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। जो अभी आपने हिंदी में पढ़ा था ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या संक्षेपण, प्रेसी राइटिंग, तो उस टाइप से आपको करना है कि आपको ज्यादा बात कह देनी है कम शब्दों में।
तो ये है आपके 700 से 800 वर्ड। ऐसा ना हो कि आपका फॉर एग्जांपल कोई ऐसे है, उसका आपने सोशल डायमेंशन उठाया, पॉलिटिकल उठाया और इकोनॉमिक, और 3 डायमेंशन में ही आपने 200 वर्ड लिख दिए, तो आपका जो ऐसे है ना, हो सकता है वो आपने बहुत अच्छे लिखे हो 3 डायमेंशन, लेकिन वो एक अच्छा ऐसे नहीं माना जाएगा। अच्छा ऐसे होने के लिए उसमें बहुत ज्यादा डायमेंशंस होनी चाहिए, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, एथिकल, लीगल, पॉलिटिकल, जो भी है एक अच्छी खासी डायमेंशन होनी चाहिए ऐसे में। तो ये है आपका, जैसे लिटरेचर का है और सोशल स्फेयर है, तो आप इसको ऐसे को, अब ऐसे के लिए आप ये कह सकते हैं सर ऐसे कहाँ से पढ़ें। अगर कोई बच्चा ऐसे पढ़ के सीख पाए तो प्लीज उसका नाम मुझे बता दीजिएगा। कोई भी बच्चा अगर ये गलत फहमी में है ना, वो ऐसे पढ़कर सीख लेगा, तो वो ब्लंडर कर रहा है, उसकी गलती है, वो धोखे में है। ऐसे सीखेंगे आप सिर्फ और सिर्फ लिख कर, आप गलती करेंगे, आप इवैल्यूएशन कराएंगे, आपको पता लगेगा कहां मेरा मिसिंग है, आप तब ठीक करेंगे। तो ऐसे जो है वो है आपका गलती का काम। आप गलती कीजिए, आप लिखिए और फिर आप अपने आप को इवैल्यूएट कराइए, तब आपको पता लगेगा कि आप कितनी डायमेंशंस कर पा रहे हैं। मैंने बहुत सारी किताबें देखी हैं, रेडिट आती है मार्केट में कि 100 ऐसे, आप जो है ना उस ऐसे पे रिलाई नहीं कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से कंटेंट को अरेंज किया गया है, लिखना है आपको। जब तक आप नहीं लिखेंगे ना, दिमाग में चाहे कितना भी नॉलेज हो आपके, मैं आपकी नॉलेज को जज करूंगा उस कॉपी से, और उस कॉपी पे आप तब लिख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे के लिए मेरे अपनी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे इस बात की परमिशन दें कि मैं ऐसे पे कुछ सेशन लूं, ताकि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ऐसे किस तरह से आप, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ बता पाऊं आप लोगों को कि किस तरह से आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। ओके, अब इसके हम आगे चलते हैं। ये है आपका GS1 पेपर 1 जनरल स्टडीज। ये सेम जैसे कि यूपीएससी में है, सेम वही है। इसमें आपका हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी और सोसाइटी 3 मेजर सेक्शन है, फिर उसके अंदर फर्दर डिवीजन है। आप जैसे हिस्ट्री में कह सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री, और फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। आप ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और सोसाइटी या सोशल इश्यूज में आप देखेंगे। मैंने जितने भी यूपी पीसीएस ने पेपर कराए हैं, मैंने हर साल के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, और मैंने इस तरह से उनको अरेंज किया है कि फॉर एग्जांपल अगर ये टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट, तो सोशल एम्पावरमेंट में पिछले 6 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस तरह से पूछे गए हैं, ये मैं आप लोगों के साथ जल्द ही ये पीडीएफ में शेयर करा दूंगा ग्रुप में। आपको वहां से एक चीज ये पता लगेगी कि यूपी पीसीएस जो है 6 साल में, पिछले 6 साल में उसने कहाँ ज्यादा फोकस किया है, किस तरह से वो ज्यादा पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें मॉडर्न हिस्ट्री, ये वाला टॉपिक है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री इतने या ये पॉइंट, इसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 साल में 2 क्वेश्चन हैं। लेकिन अगर वहीं आप ये देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, ये एक भी क्वेश्चन नहीं है पिछले 6 साल में इसमें से। लेकिन अगर आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर एंड कवर द सैलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म एंड लिटरेचर, यहाँ तो भरमार है क्वेश्चन की। इसी तरह से आप देखेंगे जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर है, हर बार क्वेश्चन है इस टॉपिक से। तो अगर मेरे हिसाब से देखिए सिलेबस आपको पता है, अगर आपको ज्यादा इंफेसाइज करना है, आपको पढ़ना है पेपर 1 में, मान लीजिए आपको 15 दिन देने हैं फॉर एग्जांपल, तो 5 दिन हिस्ट्री, 5 दिन ज्योग्राफी, 5 दिन सोसाइटी। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। मैं कहूंगा कि आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है किसमें, सोसाइटी में। सिलेबस कम है और क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। मैं अभी आपको अगली जो पीडीएफ है उसमें मैं अगला जो डिस्कशन होगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे आपकी ये अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी कि किस पोर्शन पे आपको ज्यादा इंफेसाइज करना है। तो ये हो गया पेपर 1, और इसी तरह से आपका पेपर 2। पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस, रूल्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। देखिए सिलेबस अब मैं क्या ही आपसे बोलूं, ये जो सिलेबस जो पेपर 2 है उसका मैं थीम बताता हूं।
आपकी इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस जो है ये आपका आता है पेपर 2 में। इसी तरह से अगर आप देखेंगे पेपर 3 को, तो पेपर 3 में आपका इकोनॉमी, आपका इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, ये सब आता है GS 3 में। और जो आपका एग्रीकल्चर, और जो पेपर 4 है, पेपर 4 है एथिक्स, एप्टीट्यूड। एथिक्स बेसिकली बस एथिक्स ही सुनिए, इसको हिंदी में क्या कहेंगे एथिक्स को, हाँ हाँ। तो पेपर 4 जो है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी, तो इसको, इसमें बेसिकली यहाँ मैं काफ़ी कुछ आप बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ। इसमें भी मैंने वही किया है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूपीएससी में बेसिकली ये पॉइंट यूपीएससी वाले बच्चों के लिए है, यूपीएससी जनरली आधे नंबर का तो पूछता है, हाफ मार्क्स का पूछता है आपका थ्योरी, और हाफ की होती है आपकी केस स्टडी। यूपीपीसीएस में पिछले जो 6-7 साल में जो पेपर हुए हैं उसमें कभी केस स्टडी पूछी है, कभी मल्टीपल भी पूछी और कभी नहीं पूछी है। तो ज्यादा जो मतलब उसका जो फोकस रहता है वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे रहता है, थ्योरी वाले पार्ट पे ज्यादा रहता है। तो आप जो है थ्योरी पे अच्छा खासा टाइम देंगे, और ऐसा नहीं है केस स्टडी को ऑल टुगेदर छोड़ ही देंगे। केस स्टडी की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो केस स्टडी पर उतना ध्यान नहीं देना है जितना कि यूपीएससी में दिया जाता है। ज्यादा फोकस रहेगा आपका जो थियोरेटिकल पार्ट है उस पर, लेकिन केस स्टडी भी करके जानी है आपको। तो अपने आप से प्रिपेयर होकर जाना है, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक, अब इसके अलावा जो यूपीपीसीएस ने 2 पेपर इंट्रोड्यूस किए थे लास्ट ईयर, पेपर 5 और पेपर 6। पेपर 5 भी जो है अगर आप उसे देखें तो ये है आपका जो हिस्ट्री, यानी कि GS 1 का जो पहले पार्ट। पहले क्या था ना, यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन आते थे GS 1, 2 और 3 में, कुछ कुछ क्वेश्चन होते थे। अब उसको पूरा ऑल टुगेदर से पेपर 5 और पेपर 6 बना दिया है। इसमें हिस्ट्री और कुछ आपका पॉलिटी गवर्नेंस का पार्ट रहेगा, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, सिविल डिफेंस, मेडिकल, स्टेट एजुकेशन सिस्टम, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स ऑफ यूपी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन एंड। तो ये बेसिकली जो आपका GS 1 और GS 2 है उसका पार्ट, और GS जो 2 का कुछ पार्ट, और GS 3 वो है आपके पेपर 6 में। देखिए इकोनॉमी हो गया, ट्रेड कॉमर्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, टैक्स, प्लानिंग मैनेजमेंट, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, सेंसस ऑफ यूपी, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो मैंने आपसे कहा था कि एग्रीकल्चर इसमें है। अब देखिए ज्योग्राफी ऑफ यूपी, जैसे वहां पेपर 1 में है तो यहाँ ये ज्योग्राफी हो गया, नेशनल पार्क, ट्रांसपोर्टेशन, पावर रिसोर्सेज, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक्वाकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इस तरह से ये सिलेबस है। सिलेबस को जो है ना आप ऐसा कीजिए, वाकई में ऐसा कीजिए, सिलेबस कराइए प्रिंट आउट। सिलेबस कराइए क्या, प्रिंट आउट। आप हिंदी मीडियम से हैं हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश मीडियम में, प्रिंट आउट करा के उसे अपने पास रखिए, और बार बार सिलेबस ही पढ़िए। अभी आप बार बार सिलेबस को देखिए कि हाँ ये पार्ट इसमें, ये पार्ट ये पार्ट ये। जब आप बार बार सिलेबस को देखेंगे तो आपके अंदर एक चीज ये भी होगी कि एटलीस्ट ये वाला पोर्शन मैंने कर रखा है, ये वाला पोर्शन मेरा बचा हुआ है, इसको मैं यहां से करूंगा। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस का। अब बात आती है कंटेंट की। अब बात आती है कंटेंट की कि कहाँ से तैयारी करें। हम रिवर्स में चलते हैं, पेपर 5 और पेपर 6। देखिए बहुत सारे अब तो मटेरियल आ गया है मार्केट में पेपर 5 पेपर 6 के लिए, जैसे दृष्टि का भी है, ध्येय का है, घटना चक्र का है, या फिर और भी बहुत सारी कोचिंग है, इंस्टीट्यूट्स हैं उनका है। लेकिन मैं ये कहूँगा जो बहुत ही शॉर्ट में बहुत क्रिस्प और बहुत अच्छा मटेरियल है वो है घटना चक्र का। वो किसका है, घटना चक्र पेपर 5, घटना चक्र पेपर 6। लास्ट ईयर के अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप नई वाली के लिए वेट कीजिए, जैसे ही मार्केट में आएगी वो आपका 1 पॉइंट सॉल्यूशन है। अब ऐसा नहीं है ये मुझे बाद में नहीं पकड़ना कि सर आपने तो कहा था वो वही पढ़ना। मैं कह रहा हूँ वो आपका बेस बना देगा, आपको वैल्यू एडिशन आप
न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, करंट अफेयर मैगजीन से कर सकते हैं, या फिर खुद से गूगल करके भी अपडेट अपने आप को कर सकते हैं। लेकिन वो एक बहुत अच्छी सोर्स है पेपर 5 पेपर 6 के लिए घटना चक्र। बाकी जो और 4 पेपर हैं उनके लिए क्या है ना, अभी आपने प्रीलिम्स के बहुत कुछ सोर्स पढ़ी होंगी, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, शंकर आईएएस इन्वायरमेंट के लिए पढ़ी होगी, ज्योग्राफी के लिए आपने कई सारी सोर्सेज हैं वहाँ से पढ़ी होगी, जीसी लियोंग पढ़ी होगी। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप उसी कंटेंट में आपके नोट्स बने हुए हैं, आप कंफर्टेबल हैं तो बहुत अच्छी चीज़। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं प्रॉपर तरीके से मेंस के हिसाब से, और आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है, तो जैसे मैंने पेपर 5 और पेपर 6 के लिए घटना चक्र बताई है, सेम उसी तरह से आप पेपर 1 टू पेपर 6 के लिए घटना चक्र खरीद लीजिए। पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक घटना चक्र खरीद लीजिए। बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत कंसाइज है उसमें, लेकिन सिर्फ उसी पे डिपेंड नहीं रहना है। असल में क्या है, कंटेंट तो चाहे आपके पास होगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आंसर राइटिंग और करंट अफेयर अपडेशन। तो करंट अफेयर अपडेशन, आंसर राइटिंग, ये सब हम आपके लिए कराएंगे। आप लोगों को क्या करना है, एक सिस्टमेटिक वे में एक प्लान बनाना है। हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे कि हम 15 दिन में फॉर एग्जांपल GS1 कंप्लीट कराएंगे। आप उस GS1 को 15 दिन में कंप्लीट कीजिए, डेली उसकी आंसर राइटिंग कराएंगे, आप आंसर राइटिंग कीजिए और फिर आप दूसरे पेपर पर आइए, और इस तरह से पेपर वाइज पेपर आप सिलेबस को खत्म करते हुए चलिए। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एग्जाम आपका कब हो, मार्च लास्ट में हो सकता है, अप्रैल बीच में हो सकता है। आप ये मानकर चलिए कि 1 अप्रैल को आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो ये आपके अंदर एक 1 अप्रैल हटा दीजिए, 30 मार्च, क्योंकि अप्रैल सोचती तो आपको लगेगा कि चौथा महीना। 30 मार्च अपने दिमाग में डेट रखिए, 3 महीने मात्र आपके पास है। इन 3 महीने में आपने सही से मेहनत कर ली तो आप उस पार, नहीं तो आप इस पार। अब फिर लास्ट में वही एक शेर दोबारा से मैं आप लोगों के सामने पेश कर देता हूं। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार बिगाड़त जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार बिगाड़त जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। खेती के कोनों खुदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सींचो अश्कों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो। जब फिर एक बार उजड़ना है, एक फसल पकी तो भर पाया, जब तक तो यही कुछ करना है। तो ये वाला एटीट्यूड अपने साथ लेकर चलिए कि करना है तो करना है। मेरा इस बार प्रीलिम्स नहीं है लेकिन मेरा होगा, मुझे तो मेंस तैयार करके चलना है ना। बस ये चैलेंज अपने साथ लेकर चलिए, इस चैलेंज के साथ, और आपकी हेल्प के लिए हम सदैव तत्पर हैं, उपलब्ध हैं, आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। आपको जो हेल्प चाहिए आप वो लीजिएगा, बट आंसर जरूर लिखिएगा। पढ़िए, जितना ज्यादा जरूरी पढ़ना है उससे डबल ज्यादा जरूरी आज के टाइम में लिखना है, लिखिए जरूर। तो बस यही था इसमें। अब अगर कोई डाउट हो, आप बच्चों को किसी को कोई डाउट हो, कोई सोर्स से रिलेटेड, किसी किताब का नाम से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। हम बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।